जे एडवांस एग्ज़ाम अब से बस एक ही हफ्ते में है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को यही है कि प्रैक्टिस कैसे करनी है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एग्ज़ाम में किस तरह पेपर को अटेम्प्ट करना है। क्योंकि हो सकता है कि आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की हो, बहुत ज़्यादा आता भी हो आपको, स्टिल देयर इज़ अ फेयर चांस दैट आपका पेपर उतना अच्छा नहीं होगा और आपकी रैंक कॉम्प्रोमाइज़ होगी। और इस बात की भी उतनी ही प्रोबेबिलिटी है कि आपको पहले से बहुत कुछ ज़्यादा ना आता हो, लेकिन क्लेवर तरीके से अगर आप पेपर को अटेम्प्ट करें तो हो सकता है कि आप 10,000 के नीचे रैंक में भी आ जाएं और आपको एक बढ़िया IIT में एडमिशन मिले। तो ऐसा क्या है कि जिनके पास दिमाग है वो नहीं कर पा रहे हैं और जो स्मार्ट लोग हैं वो कर लेते हैं विदाउट डूइंग ए लॉट ऑफ हेवी लिफ्टिंग। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जेईई एडवांस्ड को किस तरह टैक्टफुली अटेम्प्ट किया जाए ताकि आपका रैंक एक बहुत ही स्वीट नंबर पर आके रुके और आपको एक बढ़िया IIT में एडमिशन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग केमिस्फेयर चैनल। मेरी एक फ्रेंड थी जो जेईई एडवांस के एग्जाम तो देने गई थी, बट शी हैड अ लॉट ऑफ सेल्फ डाउट। इवन शी हैज़ अटेम्प्टेड लाइक ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली। कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जिनके बारे में शी वॉज नॉट रियली कॉन्फिडेंट। नाउ व्हेन शी स्टार्टेड सॉल्विंग देम शी रियलाइज दैट आई माइट बी रॉन्ग, एक्चुअली इतना ईजी क्वेश्चन कैसे हो सकता है। और उस सेल्फ डाउट में उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन को छोड़ दिया। And to her surprise, when the result came out, she lost 9 marks because exactly what she did was actually the answer. अब सोचो कि उस बेचारे को कितना दुख हुआ होगा। अब इसी तरह के सिचुएशंस को अवॉइड करना है। जेईई एडवांस्ड की एग्ज़ाम के पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हर कोई ओवरलुक कर जाता है वो है उसका सिलेबस। जेईई एडवांस का सिलेबस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो कंपैरेटिवली स्मॉलर है कंपेयर टू जेईई मेन। तो इसका मतलब ये भी है कि अगर आप कम पढ़ के जाओगे तो हो सकता है आपका जेईई एडवांस में हो जाए, राइट। यहीं पे वो इम्पॉर्टेंट कैच है कि सिलेबस भले उसका रिड्यूस कर दिया गया हो, लेकिन जो कंटेंट है वो थोड़ा डीप में है। मतलब ये कि साइज़ भले छोटा हो गया, लेकिन गहराई यानी कि कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग आपको उतनी ही डीप चाहिए जितनी आपको एनसीईआरटी से नहीं मिलेगी। आपको एनसीईआरटी के अंदर घुस करके उसकी डीप डाउन अंदर वाले कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा और क्यों होती है चीज़ें। अगर आपको इसकी नॉलेज है तो फिर आप जेईई एडवांस में एक्चुअली फोड़ सकते हो। मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को लगता है कि जेईई एडवांस में टॉप यानी कि रैंक 1 लाने के लिए उन्हें कम से कम 90% से ऊपर ऐसा कुछ लाना पड़ता होगा नंबर। बट सच्चाई ये है कि आप टॉप 300 रैंक में आ सकते हो इवन फ्रॉम 60% नंबर इन द इंटायर एग्जाम। आप पूछेंगे ऐसा कैसे हो सकता है। द थिंग इज जेईई एडवांस एग्जाम अगर आपके लिए डिफ़िकल्ट है तो इसका मतलब ये भी है कि जो टॉपर बैठा है आपके पास या फिर जो भी पोटेंशियल टॉपर है उसके लिए भी डिफ़िकल्ट है। इनफैक्ट सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि टॉपर्स अपने आप को ओवरबर्डन कर लेते हैं, अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करके कि मैं तो फोड़ के रखूँगा। लेकिन फिर जब आप देखते हैं कि एग्ज़ाम में उनका एक्चुअल टेम्परामेंट पता चलता है कि उनसे एक्चुअली क्वेश्चंस हो नहीं रहे हैं क्योंकि वो खुद ज़्यादा ही एस्टिमेट करके गए थे, तो उनका मोरल डाउन हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बहुत आगे तक पढ़ के जा रहे हो, मतलब अगर आप टॉपर हो फिर भी आप ये सोच रहे हो कि इस एग्ज़ाम में आप फोड़ सकते हो, तो थोड़ा सतर्क होने की ज़रूरत है क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। अब जानते हैं क्यों? रीज़न ये है कि जेईई एडवांस का पेपर सुपर अनप्रेडिक्टेबल होता है। इसमें कितने टोटल मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं ये आपको एग्ज़ाम के पेपर मिलने के पहले तक भी पता नहीं होता। और बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर ये भी है कि आपने इंस्ट्रक्शंस ठीक से नहीं पढ़े। इंस्ट्रक्शंस हर बार जेईई एडवांस के पेपर में थोड़ा सा भी हो अलग हो सकता है। इनफैक्ट आप एक्सपेक्ट करके जा रहे हो क्योंकि आपने किसी और पैटर्न से मॉक टेस्ट आपने अटेम्प्ट की थी, लेकिन जब एक्चुअल एग्ज़ाम आता है तो कुछ और ही पैटर्न है। मतलब नॉट बाय लाइक 100% बट स्मॉल परसेंट लाइक 20-30% में उसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज रहेगा। तो ऐसे केस में क्या करें आप? तो इस केस के लिए आपको अडेप्टिव होना बहुत ज़रूरी है। उस टेम्परामेंट को पकड़ते हुए यानी कि आप कितना फ्लेक्सिबल हो, कितना अडेप्टेबल हो कि आपको कोई भी रैंडम पेपर दे दे और आप उसको सटीक तरीके से आप सॉल्व कर सकें, ये आपके अंदर कितनी काबिलियत है, इसी से डिसाइड होता है कि आप जेईई एडवांस क्रैक कर सकते हो कि नहीं। तो सबसे पहले जानेंगे आर्ट ऑफ टेकिंग पेपर में पहला स्टेप, द सीक्वेंस टू अटेम्प्ट पेपर 1 एंड पेपर 2। सबसे पहले पेपर के सीक्वेंस को मास्टर करना बहुत ज़रूरी है। पेपर में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए होगा जिसमें आपको सिंगल चॉइस करेक्ट हो सकता है। सेकंड सेक्शन में एक से अधिक करेक्ट वाले चॉइसेस होते हैं जिसको आप मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस कहते हो। फिर आता है इंटीजर टाइप, फिर आता है पैराग्राफ,
और अब तो स्टेम वाले क्वेश्चन भी आ चुके हैं जो कि एक कॉम्प्रिहेंशन जैसा ही होता है, बट उनको सब्जेक्टिव बना के इंटीजर कर दिया गया है, लाइक इंटीजर टाइप कॉम्प्रिहेंशन, सो दे हैव मेड लाइक दैट। और फिर एक होता है मैचिंग क्वेश्चंस, लेकिन हर बार ये पैटर्न रिपीट होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए आपको पेपर का इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो किस सीक्वेंस में क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, इसका जवाब जानने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन में आप सबसे ज़्यादा इजीली आप स्कोर कर सकते हो। और ऐसे केसेस में सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस, क्योंकि पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस में स्पेशली जिसमें वो 4 चॉइसेस दिए जाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उनमें आपको पता है कि ये सिंगल चॉइस करेक्ट है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। और इतना तो पक्का है कि अगर एक ऑप्शन सही है तो जाहिर सी बात है आपको बाकी ऑप्शंस पर दिमाग नहीं लगाने का। तो वो एक इजी टैक्टिक होता है। और इनफैक्ट कॉम्प्रिहेंशन में सारे क्वेश्चंस बहुत बार लिंक्ड भी होते हैं, तो एक क्वेश्चन अगर सही होगा तो बहुत हाई चांसेस है कि आप अगला क्वेश्चन भी सही करो और तीसरा क्वेश्चन भी आप सही कर लो। तो इस बारे में आपको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। सिंगल चॉइस करेक्ट चुकी है तो आप कई बार ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी सही आंसर तक पहुंच सकते हो। वो आपकी चतुराई पे डिपेंड करता है कि आप कितने चतुर हैं सही उत्तर को भापने के लिए। बेसिकली आपको इंटेलिजेंट गेस भी आप कर सकते हो अगर आप बहुत शाने हो तो लेकिन पॉइंट वही है कि थोड़ा सा गेस वर्क थोड़ा कम करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें भी होती है। सो उस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए आपको। पैराग्राफ क्वेश्चंस खत्म करने के बाद आपको अगले सेक्शन पर मूव ऑन करना चाहिए, जो कि है सिंगल करेक्ट फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि यहाँ पर भी वही सारे क्वेश्चंस होंगे, यानी कि ऑप्शंस को एलिमिनेट कर करके आप सही आंसर तक पहुँच सकते हो। और या फिर अगर आपको पहले से ही पता है कि क्वेश्चंस किस तरह के हैं तो आप डायरेक्टली उसको अटेम्प्ट कर सकते हो विदाउट वरिंग अबाउट दी डाउनफॉल, बिकॉज चांसेस आर वेरी हाई कि आप सही कर भी लोगे। नाउ वंस यू आर डन विद दैट, देन यू कैन गो विथ मैट्रिक्स मैच क्वेश्चंस। मैट्रिक मैथ्स क्वेश्चंस में जनरली नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और इजीली आप उसमें 8 से 10 नंबर तो ऐसे ही स्कोर कर सकते हो। पंगा तब हो सकता है जब एक से अधिक मैचिंग वाली हो, बट चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज नो नेगेटिव मार्किंग, राइट। आइडियल वे वही होगा कि आप उसको अटेम्प्ट करें और ज़्यादा नंबर स्कोर कर लें। अब आपने इतने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं तो जाहिर सी बात है आपका सरप्लस स्कोर काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब अब आपको ध्यान देना है सबसे डिफिकल्ट पार्ट पे, जिसको हम कहते हैं मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस। मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस आर सिंपल एंड प्योर गैम्बल। इसमें आप भले आपको पहले से बहुत कुछ आता हो, लेकिन फिर भी आपको अटेम्प्ट करने के बाद भी डाउट रहेगा कि क्या मैंने सारे ऑप्शन सही मार्क किए हैं। ट्रस्ट मी, ये टॉपर्स जो होते हैं उनको भी ये डाउट होता है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये गैम्बल है, वो इसीलिए क्योंकि इसमें पार्शियल मार्किंग भी है। पार्शियल मार्किंग के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, दोनों समझते हैं। पार्शियल मार्किंग के फ़ायदे तो बहुत सिंपल है कि एटलीस्ट आपका जो एफर्ट है वो सही आपने कर लिया, राइट। लेकिन जो डाउनफॉल है, जो नेगेटिव पार्ट है, वो ये है कि आपने भले एक क्वेश्चन सही किया है लेकिन फुल मार्क्स तो 4 के हैं ना, यानी कि 4 में से आपने 3 गंवा दिए बेसिकली। अब मान लीजिए कि इसी क्वेश्चंस में 2 ऑप्शन सही हो जाए, 2 ऑप्शन सही हो गए और आपने यहाँ पर एक सही और एक गलत कर दिया, तो यहाँ पर आपने क्या किया, 2 नंबर उल्टे गवा दिए। 2 नंबर गंवाना और 3 नंबर से कम हो जाना। इनफैक्ट इस सेक्शन के क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं, इनको आपको हर ऑप्शन को एज अ सेपरेट क्वेश्चन ट्रीट करना है और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम, एनर्जी एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड रीजनिंग स्किल्स रिक्वायर्ड है। तो जाहिर सी बात है अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसी क्वेश्चन में खर्च कर दोगे तो बाकी क्वेश्चन कब करोगे। इसीलिए मैंने कहा कि इसको इन तीनों सेक्शंस को ईजिली हो जाने के बाद ही आप इसको अटेम्प्ट करें, क्योंकि लास्ट के आधे 1 घंटे के अंदर आपको अपनी टैलेंट को शो करना है कि आप कितना अच्छा कर सकते हो। और जब आपने मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस कर लिए होंगे उसके बाद आप जाएंगे इंटीजर टाइप क्वेश्चन में। अब इंटीजर टाइप में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप कहेंगे कि सर अरे जबकि उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है तो वी शुड हैव डन दैट प्रीवियसली। नो व्हाई आई एम सेइंग दैट, उसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है और वो रीज़न ये है कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हुआ करते थे लाइक प्री 2003 और समथिंग, उस समय जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हुआ करते थे उन्हीं को कंडेंस करके इन्होंने इंटीजर टाइप क्वेश्चंस बनाए। अब इन इंटीजर टाइप क्वेश्चंस की खासियत ये है कि इसमें इंटीजर भी हो सकता है और कभी कभी तो न्यूमेरिकल आंसर वाले भी होते हैं। सो इनफैक्ट 2021 का अगर आप पेपर देखोगे तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि 2 सेक्शंस हैं। एक सेक्शन है जो न्यूमेरिकल आंसर्स है, यानी कि उसमें डेसिमल के बाद वाले भी नंबर हो सकते हैं, और एक और सेक्शन होगा जिसमें इंटीजर टाइप आंसर्स होंगे, यानी कि उसमें राउंड फिगर्स वाले नंबर ही लिखने हैं जो कि इंटीजर होने चाहिए। ऐसे केस में पंगा क्या है कि अगर आप डाल भी देते हो
तो आपको कुछ घाटा नहीं है। लेकिन चूँकि बहुत टाइम और एनर्जी उसमें लगती है और ईजिली आप उसमें 5 से 10 मिनट तक भी जा सकता है अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्लेवर रहा तो वो भी एक बहुत हैवी लिफ्टिंग वाला काम है और उसके लिए आपको मोरल बहुत हाई होनी ज़रूरी है। इसलिए कोशिश यही कीजिए कि आपने जब सारे अलग अलग पार्ट्स अटेम्प्ट कर लिए तब इसके बाद ही जा करके आप इंटीजर टाइप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। आइए बढ़ते हैं दूसरे टैक्टिक्स के ऊपर जिसको हम कहते हैं स्किपिंग द क्वेश्चन। अब आप कहेंगे कि ये क्या बता रहे हो सर, आप स्किप करना है क्वेश्चन, ऐसा क्यों? उसके पीछे बहुत वैलिड रीज़न है। इंग्लिश में एक टर्म है सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, यानी कि उसी एरिया में खेलना जो कि आपका सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अगर आप किसी और जगह जा कर के अपना टैलेंट दिखाने की कोशिश करोगे, चांसेस आर कि आपको मुंह की खानी पड़े। इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल आपको आज के पॉलिटिक्स में मिलता है। लोग उसी जगह से इलेक्शन लड़ते हैं जिस जगह से उनको जीतने के ज़्यादा आसार हैं। कहीं भी दूसरी जगह जाएंगे कि जहाँ पर उनके जीतने के आसार नहीं है, तो वो उनके लिए प्योर गैम्बल है। दे मे और दे मे नॉट विन। ओके, ऐसा ही कुछ आपके साथ भी लागू होता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, किस में एनर्जी वेस्ट करें अपना। अगर आपको लग रहा है कोई ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बनने वाला है, जस्ट लीव इट, क्योंकि उससे आपको 0 नंबर आने वाले हैं। वो किसी भी नेगेटिव मार्किंग से तो बेहतर है, राइट? तो इसलिए आपको ध्यान ये रखना है कि सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जो आप अच्छे से कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, जे एडवांस के एग्जाम के लिए नेगेटिव मार्किंग इज लाइक स्लिटिंग योर ओन थ्रोट। सो प्लीज़ अवॉइड अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस विच यू आर नॉट कंफर्टेबल विद, स्पेशली इफ़ यू डोंट नो। रादर देन तुक्का मार के आना, उससे कहीं ज़्यादा फायदे में रहोगे अगर आप क्वेश्चन को छोड़ के आओ तो। अगली टिप ये है कि डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन वन पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ट्रस्ट मी, इस चक्कर में बहुत सारे बच्चे फंस करके अपने रैंक के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो आप कहेंगे कि ऐसा क्यों है? लेट मी एक्सप्लेन। मान लीजिए कि आपके पास एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है और आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप ऐसे देखते हो कि जो कि आपके स्ट्रॉन्ग होल्ड टॉपिक्स में आता है। अब अगर आपने यहाँ पर इस तरह से रन किया कि भाई मेरा तो आता हुआ क्वेश्चन है लेकिन ये तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन फिर आप करते करते आपको रियलाइज़ होता है कि ओके दिस इज़ लिटिल बिट डिफिकल्ट देन आई थॉट। फिर आप इसको ईगो पे ले लेते हैं कि नहीं, अब तो मैं इसको सॉल्व करके ही छोड़ूंगा। और उसमें आपने आराम से 10 से 15 मिनट आपने खा लिया उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने में। भले ही उसमें आपने सही आंसर अल्टीमेटली ला भी दिया हो, बट एट व्हाट कॉस्ट? आपने इतना ज़्यादा टाइम उस क्वेश्चन में ले लिया कि बाकी सारे क्वेश्चंस कॉम्प्रोमाइज़ हो गए, क्योंकि आपको 3 सब्जेक्ट को संभालना है, राइट? तो ऐसे केस में इट्स नॉट ए रियली वाइज आइडिया टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो ट्राई कीजिए कि एक पर्टिकुलर अपर लिमिट रखिए अपने टाइम लिमिट का कि इतने ज़्यादा टाइम से ज़्यादा आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं देना है, अदरवाइज आपके बाकी सारे क्वेश्चंस भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं। सो ईगो को साइड में रखो, अपने टैलेंट को और अपने स्किल को, स्पेशली अपने बुद्धि को इस्तेमाल करने की कोशिश करो कि आप ऐसे सिचुएशन में किस तरह से चीज़ों के अंदर नेविगेट करते हैं। ये कहीं ज़्यादा आर्टफुल तरीका है अटेम्प्ट करने का क्वेश्चन को। जे एडवांस्ड एग्जाम इज़ नॉट एग्जाम ऑफ स्पीड। इस बात को दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दो कि यार इतने सारे क्वेश्चन, इतना ज़्यादा टाइम इंटेंसिव है और आप सारे के सारे क्वेश्चंस को इतने कम समय में कर पाओगे कि नहीं। 2 पेपर हैं, आपको पता है, पेपर 1 और पेपर 2, तो 6 घंटा लंबा पेपर है, इतने सारे क्वेश्चंस हैं जो दिमाग लगाना है। और ऐसे केस में आप भी खुद पे भी डाउटफुल हो जाते हो कि इज़ इट रियली वाइज to attempt all the questions in a smallest amount of time? The answer is no. जे एडवांस का जो टॉपर होता है उसे भी मैक्सिमम 60 to 70% नंबर ही आते हैं। तो जाहिर सी बात है यू विल नेवर बी एबल टू कंप्लीट द एंटायर पेपर। तो ज़्यादा स्पीड दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से चिल मार कर लिखो एग्जाम के क्वेश्चंस। अगर आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो तो ट्राई करो और गो अहेड, अटेम्प्ट करने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन से सतर्क रहें जिसमें आप अच्छे से पढ़ के नहीं आए हो और आप फिर भी सोचते हो कि हाँ इसमें शायद नहीं भी हो सकता है। सो प्लीज़ काम डाउन एंड फोकस ऑन ए पेपर। आई एम श्योर आप पेपर को बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर जे एडवांस एग्जाम। इस तरह के टिप्स मैं बीच बीच में लाता रहूँगा ताकि आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिल सके। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू केमिस्ट्री चैनल और प्रेस द बेल आइकन ताकि आप हर आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आप पा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।